तो पीड़ित को न्याय कब? दलित इंजीनियर की पिटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट से पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने मलिंगा को सरेंडर करने के लिए कह दिया। जस्टिस वी सुब्रमण्यम और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने गिरिराज मलिंगा की गिरफ्तारी पर रोक के हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मलिंगा को 2 सप्ताह के दौरान सरेंडर करने का आदेश दिया है। धौलपुर के बाड़ी से कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं गिरिराज मलिंगा और उनके कार्यकर्ताओं पर मार्च 2022 में बिजली विभाग के एक सहायक अभियंता की पिटाई का बड़ा आरोप है। इस पिटाई में सहायक अभियंता हर्षाधिपति गंभीर रूप से घायल हुए थे। जांच में यह पाया गया कि उनके शरीर की 22 हड्डियां तोड़ दी गई थीं। उनका लंबा इलाज चला, बावजूद इसके वो अब भी बिस्तर पर हैं। इंजीनियर की 22 हड्डियां तोड़ने वाले पर अब शिकंजा कसा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले सरेंडर फिर सुनवाई। पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा को सरेंडर करना होगा। 2022 में दफ्तर में घुसकर पिटाई का ये पूरा मामला है। पीड़ित की गुहार, सलाखों के पीछे ही गुनहगार। ये अब होगा या कितना होगा, इस पर आगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब चीज़ें नई संभावनाओं की तरफ जा रही हैं। लेकिन न्याय के लिए हाथ उठ रहा है, इंसाफ की आस लगाई जा रही है। पीड़िता आप तस्वीरों में देख सकते हैं, चल्ले में लाचार है। उनका पूरा परिवार इस बात से बेहद परेशान है। 2022 का ये पूरा मामला, जब उनके दफ्तर में घुसकर ही सहायक अभियंता हैं, इंजीनियर थे हर्षाधिपति, और इनके साथ मारपीट की गई, पिटाई की गई और शरीर की 22 हड्डियां तक तोड़ दी गई। लिहाजा इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बेरहमी के साथ दफ्तर में घुसकर इनकी पिटाई की गई थी। और धौलपुर के बाड़ी से विधायक रहे कांग्रेस के गिरिराज मलिंगा, उनके और उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि मार्च 2022 में बिजली विभाग के एक सहायक अभियंता की इन्होंने इस तरह पिटाई करी कि 22 हड्डियां उनके शरीर की टूट गईं। आज तक वो रिकवर उससे नहीं हो पाए हैं। इतने दिनों से वो घर पर हैं और हाईकोर्ट का एक आदेश था, उसको रद्द सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। दरअसल गिरिराज सिंह मलिंगा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जो है हाईकोर्ट की तरफ से आ गया था, लेकिन अब जस्टिस वी सुब्रमण्यम और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और गिरिराज मलिंगा की गिरफ्तारी की बात अब सामने आ रही है। कोर्ट ने मलिंगा को 2 सप्ताह का टाइम दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो सरेंडर कर दें, और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 2 हफ्ते के अंदर आप सरेंडर कर दीजिए। धौलपुर के बाड़ी से पूर्व विधायक रहे गिरिराज मलिंगा की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं और 22 मार्च का ये पूरा मामला, यानी लगभग 2.5 साल बाद अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो आदेश आया था, जिसमें हर्षाधिपति की पिटाई करने के आरोपी गिरिराज मलिंगा की गिरफ्तारी पर रोक लगा गई थी, उस रोक को हटा दिया, उस आदेश को रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लिहाजा पूरे मामले पर नई संभावनाएं खुल रही हैं। हर्षाधिपति जो कि पीड़ित हैं, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वो एक बिजली विभाग में सहायक अभियंता थे। उनके परिवारजन भी बहुत परेशान हैं इस दौरान, क्योंकि उनके शरीर में बहुत चोटें आई। लगभग 2.5 साल का समय हो गया और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब तक पीड़ित जो है वो रिकवर नहीं हो पाए, उनका शरीर उस तरीके से रिकवर नहीं हो पाया। लिहाजा इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बेरहमी के साथ उस दौरान इनकी पिटाई की गई। आरोप सीधे तौर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक धौलपुर के बाड़ी से गिरिराज मलिंगा और उनके कार्यकर्ताओं पर है। सीधे तौर पर गिरिराज मलिंगा इसमें मुख्य आरोपी हैं। उन्हीं की गिरफ्तारी को रद्द पर रोक लगाने का आदेश जो हाईकोर्ट का था, उसको रद्द सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, जिससे अब गिरिराज मलिंगा की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। 2 हफ्ते के अंदर अंदर गिरिराज मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश दे दिया है। अब आगे किस तरीके से चीज़ें इस पूरे केस में घटित होंगी, इस पर नज़रें रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ सवाल हैं, और वो सवाल यही हैं कि किस तरीके से अब पीड़ित को न्याय मिलेगा। शिकंजा कसने में इतना वक्त क्यों लग गया, क्यों मुकम्मल कार्रवाई नहीं की गई, पिटाई के बाद भी धमकी मिलती नहीं, ऐसे में पुलिस ने क्या किया, राजनीतिक रसूख की वजह से आरोपी बचता रहा क्या, बिस्तर पर जीवन गुजारने वाले की सुध कौन लेगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश आज सभी लोग कर रहे हैं, और हम भी इस चर्चा में बात करेंगे अपने कुछ खास मेहमानों से। लेकिन उससे पहले आपकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें हर्षाधिपति
मेरा काम कर रहा था। आई वॉज जस्ट डूइंग माई जॉब। शब्द नहीं थे, मैं कह नहीं सकता मतलब उन शब्दों। ऐसे लग रहा था किसी ने खून भरी बाल्टी मेरे बेटे के ऊपर उड़ेल दी हो, इतना लाल था ये खून से। मेरे लिए तो मेरा एक छोटा भाई है जो पिछले 2.5 साल से बेड पर है। हमारी लड़ाई सिस्टम के साथ है और शायद ये एक इंसिडेंट के साथ में थोड़ा सा लोगों के अंदर जागरूकता आएगी। बहुत सारी परेशानियां झेली हैं, झेल रहे हैं, लेकिन ठीक है, परेशानियों का अंत भी होगा सर। पीड़ित हर्षाधिपति को सुन रहे थे। आप कह रहे थे बहुत सारी परेशानियां उन्होंने झेली हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि इन परेशानियों का अंत भी होगा। लेकिन परेशानियों की शुरुआत कैसे हुई, पूरा मामला क्या है, कुछ इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं अपनी स्क्रीन पर हम, उसके ज़रिए आप समझिए ज़रा ये पूरा मामला दरअसल था क्या। अब इस पूरे मामले में आप देखिए किस तरीके से चीज़ें बनती चली गई और उसके बाद धीरे धीरे ये पूरा प्रकरण जो है फिर एक बड़ा स्वरूप लेता चला गया। इंजीनियर में ट्रांसफ़र हटाने की बात थी। बाड़ी थाने में SC/ST एक्ट के तहत FIR हुई। गिरिराज मलिंगा और साथियों ने ये मारपीट की, उनके ऊपर आरोप लगा। 17 मई 2022 को हाईकोर्ट से मलिंगा को जमानत मिल गई थी। जमानत को पीड़ित ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और उसके बाद चुनौती देने पर पीड़ित परिवार को धमकियां भी दी गईं। उस दौरान पुलिस ने क्या किया, ये एक बड़ा सवाल है। गिरिराज मलिंगा पर गवाहों को धमकाने का भी आरोप लगा। धमकाने के केस में हाईकोर्ट से जमानत रद्द हो गई। जमानत रद्द होने पर मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की। SLP पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मलिंगा को उस दौरान राहत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने SLP पर सुनवाई की है और SLP पर सुनवाई से पहले ही सरेंडर का आदेश गिरिराज मलिंगा को दे दिया गया है। SC ने कहा है पहले सरेंडर करें फिर सुनवाई की जाएगी। JVVNL के सहायक अभियंता की पिटाई का पूरा मामला, जिसमें बीते पिछले 2.5 साल से पीड़ित अभियंता बेड पर हैं और जूझ रहे हैं अपनी समस्याओं से, अपनी चोटों से। उनका शरीर अब धीरे धीरे उबर रहा है, लेकिन उनका शरीर ने जितनी पीड़ा सही है उसके साथ साथ उनके जो मनोदशा है उसने बड़ी मजबूती के साथ काम किया और पूरा परिवार उनके साथ खड़ा रहा है। मालती जी हमारे साथ जुड़ेंगी। आप वकील हैं पीड़ित पक्ष की, साथ ही साथ मुकेश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ जो कि पीड़ित हर्षाधिपति के पिता हैं। स्वागत है सर आपका, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ अनिल गोथवाल जी जुड़ेंगे जो कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। अनिल जी बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं मुकेश जी से बात करना चाहूँगा जो कि पीड़ित के पिता है। मुकेश जी, लगभग 2.5 साल अब इस पूरे प्रकरण को हो गया है। वो पहला तस्वीर जरा मैं सुन रहा था आपकी बात, आपने कहा कि ऐसा लग रहा था कि खून की बाल्टी किसी ने मेरे बेटे के ऊपर उड़ेल दी हो। वो क्या मंजर था जब पहली बार आपने वो दृश्य देखा जब ये घटना घटी? नमस्कार जी। जब मैं जहां अभी बैठा हूं इसी जगह मुझे समाचार मिला मेरी बेटी के द्वारा। वो चीखती चिल्लाती हुई बदहवास स्थिति में आई कि पापा पापा पापा, हनी को मार दिया। उसके शब्द थे, हनी को मार दिया। अब आप सोच सकते हो कि एक पिता पर क्या बीतती होगी जब उसके जवान इकलौते बेटे के बारे में कोई ऐसी बात कहे, जो बाहर नौकरी कर रहा हो, पढ़ा लिखा के जिसे बड़ा बनाया हो, जिसको हाई एजुकेशन दिलाई गई हो, उसके साथ उसके बारे में ऐसी घटना सुने। खैर, मैं यहीं बैठा था, मेरे 2 मित्र बैठे थे। जी। हम तुरंत रवाना हुए कि चलो देख के आते हैं धौलपुर में क्या हुआ। मेरी बेटियां साथ थी, मेरे मित्र साथ थे, हम रवाना हो गए। रास्ते में हमको ये पता चला कि मेरे बेटे को बाड़ी धौलपुर में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने देखा कि स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है, जी। तो हायर सेंटर के लिए भेज दिया है आगरा। तो साहब मैं आगरा का रास्ता जानता नहीं था। मेरे एक मित्र हैं
प्रमोद जी शर्मा साहब एडवोकेट हैं, उन्हें फोन किया। मैंने कहा भाई मैंने तो बाड़ी और आगरा के रास्ते देखे नहीं है, मुझे रास्ता बता दो। तो वो तुरंत चले आए और हमारे साथ गाड़ी में बैठ गए और हम उनके साथ आगरा पहुंचे। वहां जाने पर हम अस्पताल में गए, बड़ी मुश्किलों से तो हमको अस्पताल में जाने दिया। अस्पताल में जब मैंने बेड पर देखा मेरे पुत्र को, तो सर मैं क्या बताऊं, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस तरह की बात कहने के लिए। मतलब भावना ऐसी हो जाती है, एक बाप के साथ क्या बीती होगी। मैंने उसको देखा तो ऐसा लगा पूरा किसी ने बहुत बड़ी बाल्टी में खून लिया हो और उसके ऊपर डाल दिया, उड़ेल दिया, पूरा लाल, एकदम गीला चिपचिपा पूरे शरीर से। और मेरा बेटा मेरे से कह रहा, पापा देखो क्या हुआ। खैर मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, सब ऊपर वाला देखेगा और हम भी देखेंगे। अब ये बताओ वो मंजर कैसा रहा होगा। मैं उसको एनडीटीवी के सभी दर्शकों को और एनडीटीवी को ये बता सकता हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। मुकेश जी, बहुत ही हम लोग बयान भयावह इस घटना को कर नहीं वो सकते। स्थिति रही होगी और यहाँ पर सुनकर ही हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं कि क्या मंजर वो रहा होगा। लेकिन आज जब 2.5 साल लगभग उस घटना को बीत चुका है, ये सफ़र अगर आप बता पाएँ, उसके बाद फिर मैं इस पर भी आगे बढ़ूंगा कि अब क्या स्थिति है और किस तरीके से अब आगे कानूनी कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस 2.5 साल के संघर्ष को आप कैसे देखते हैं, कितना कुछ प्रोग्रेस हुआ, न्याय की गुहार आपकी कहाँ तक पहुँच पाई है 2.5 साल में? क्या होता है साहब कि वहाँ पे डॉक्टरों ने हमें कहा कि साहब यहाँ आगरा में भी इसका इलाज संभव नहीं है साहब। तो मेरे कुछ मेडिकल के फ्रेंड्स हैं डॉक्टर्स, वो आए और उन्होंने कहा भाई साहब हानि की स्थिति यहाँ ठीक नहीं है और इसकी जान को खतरा है। सीधे शब्द में उन्होंने मुझे उस वक्त कहा था, इसे जयपुर ले चलते हैं। मैंने कहा भाई डॉक्टर मैं तो समझता नहीं जयपुर तक ले जाने में कितनी रिस्क होगी। तो बोले अपन लाइफ सेविंग ड्रग्स ले लेते हैं साथ में और एक अच्छी एम्बुलेंस को ले लेते हैं और हम, वो जो दोनों डॉक्टर थे उन्होंने कहा हम साथ चलेंगे। और सर वो दोनों डॉक्टर अपनी निगरानी में, और सादीपति सहायक अभियंता जो मेरा पुत्र भी है, उसे आगरा से लेकर के जयपुर तक आए सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में, और यहाँ लाके हमने उसको अस्पताल में डॉक्टरों के सुपुर्द कर दिया। और स्थिति आपके सामने है, 2.5 साल से ज्यादा हो गए बिस्तर पे वो अपना सारा टाइम एक्सपेंड कर रहा है। हर दैनिक कर्म उससे किया नहीं जाता है, किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता है। खैर न्याय की लड़ाई थी, हमने उसका विरोध किया। देखो आप, एक आश्चर्यजनक बात, शासन प्रशासन का सहयोग एक अपराधी के लिए कितना होता है। जी, वहां का एक प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने एक कोरोना का सर्टिफिकेट बना दिया, कोरोना पॉजिटिव का, कि उसे जेल नहीं जाना पड़े। और वो जेल नहीं गया, उसे अस्पताल में रखा एसी में और लोगों से मिलता रहा, जबकि क्वारंटाइन होना चाहिए 14 डेज के लिए। लेकिन जी। अस्पताल में सभी लोग आते रहे, जाते रहे, महफिलें चलती रही। और जैसे ही उसकी बेल हुई वहां से, और वो कोरोना मुकेश जी, इस पॉजिटिव दौरान नेगेटिव 2.5 हो साल गया। में जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक सपोर्ट जो रहता है, इस तरह के अपराधियों को, इस तरह अपराधी गतिविधियों करने वाले ऐसे लोगों को, जो अगर नेता हैं तो फिर और ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है। इस बीच में धमकियां भी आप लोगों को बहुत मिली, कैसे मैनेज किया? मालती जी इस बारे में बेहतर बता पाएंगी। मालती जी वकील हैं पीड़ित पक्ष की। अनिल जी, मैं आपका आऊँगा आपके पास, एक बार ज़रा इनका पक्ष ज़रा समझ लेते हैं। मालती जी, कैसे आप लोगों ने उस दौरान मैनेज किया, कैसे भरोसा बांधा, और आप कब से इस पूरे केस की वकालत कर रही हैं? नमस्कार सर। देखिए, जब मेरे भाई के साथ ये घटना हुई, हमारे लिए वो एक ऐसा पल था कि हम यकीन नहीं कर पाए थे कि ऐसा हो चुका है, क्योंकि आज तक दूसरों के अत्याचार के खिलाफ ही हम लड़ते आए हैं। कभी ना कभी ऐसा होता है कि लोगों के साथ में एट्रोसिटीज होती हैं, लेकिन जब ये मेरे भाई का ही मामला था, तो 28 मार्च 2022 को जब मुझे सबसे पहले पता चला, तो मेरे पैर के नीचे से जमीन चली गई। उसके बाद फिर खुद को संभाल लिया, था कि जुडिशरी में बिल्कुल हमारा विश्वास है कि हम हैं। तो हमने शुरू करी अपनी न्याय की लड़ाई, जिसमें हमें सर ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे सिस्टम से लड़ना पड़ा, पूरे system से लड़ना
रहे हैं, शुरू हुई है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो शुरू में जिस तरीके से इनको बेल मिली, सॉरी, सबसे पहले इनकी जो बेल रिजेक्ट हुई, उसके बाद जब इन्होंने कोरोना का पूरा सॉन्ग रचा, उसके बाद इनको बेल मिल गई एक ही दिन में। उसके बाद ये जो लड़ाई है हमारी कैंसिलेशन की, जब इन्होंने पूरी रैली करी, उसके बाद स्पीचेस दिए थे कुछ इंटिमिडेटिंग, धमकी भरे इन्होंने स्पीचेस दिए थे। उसके बाद हमने जब कैंसिलेशन ऑफ बेल मूव करी, उसके बाद देखिए सर, बेल तो एक दिन में मिल गई थी इनको, लेकिन कैंसिलेशन में 2 साल जेल हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही पहली बार ही सुनते हुए इसमें इनको रिलीफ दे, इनके जो सरेंडर था उस पर रोक लग गई थी। जी। तो 8 नवंबर 2024 को अभी इनको सरेंडर करने के लिए बोला है 2 वीक्स में। तो अब मालती जी, इस केस में अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर गिरिराज मलिंगा को सरेंडर करना होगा, और वो सरेंडर अगर करते हैं तो आगे फिर अगर आप जरा बता पाए हमारे दर्शकों को। जी, बहुत मुश्किल मालती जी के साथ हम जुड़ेंगे एक बार फिर, उनका शायद संपर्क टूट रहा है। अनिल गोथवाल साहब हमारे साथ हैं। अनिल सर, इस तरह के कितने मामले आपके अनुभव में रहे होंगे, इस तरह की परिस्थितियां जो होती हैं जिसमें पूरी व्यवस्था से गुत्थम गुत्थी करता है एक परिवार न्याय के लिए, एक पीड़ित परिवार एक पीड़ित न्याय के लिए गुत्थम गुत्थी करता रहता है। ये क्यों वो संघर्ष करता है, क्यों वो ये संघर्ष जारी रहता है, और फिर अंत में क्या अब इस पूरे केस में आपको ऐसा लगता है अनिल सर कि अब पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? अगर गिरिराज मलिंगा दोषी, क्या वो साबित हो पाएंगे? देखिए, इसके अंदर मैं आज भी परिवारजन को और विशेष रूप से मुकेश जी को देता हूँ कि उन्होंने धैर्य रखा और न्याय का सहारा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चूंकि इस प्रकार की एट्रोसिटीज होती है, और एट्रोसिटीज में डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी में मैं वहाँ उस समय जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। पहली बार सारे SC और ST के संगठनों ने मिलकर इसका पुरजोर विरोध किया, और पुरजोर विरोध इस तरह का किया कि सरकार को दबाव में लाया गया। दबाव में इस वजह से लाया गया कि ये जो हमने फैक्ट्स बताए वहाँ, आप ये देखिए कि 12:20 पे शायद इनकी क्या विभागीय मीटिंग चल रही थी ऑफिस में आके, और इस तरह से MLA ने, जबकि उनको आए विश किया इन्होंने, और विश करके बैठने के लिए कहा, तो इन्होंने दाढ़ी पकड़ के उनके साथ में जाति सूचक शब्द कहे, और उसके बाद में उनके क्रिकेट के बैट और इससे मारा, इवन फायर आर्म्स रखा। वहाँ इनसे सीनियर ऑफिसर, एक एक्सियन रैंक के अधिकारी मन्नीराम बिश्नोई भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ जो इनके AAO होते हैं अकाउंट्स ऑफिसर, और बाकी के एक जूनियर ऑफिसर, आप ये देखिए कि उसके अंदर विशेष रूप से बात यह है, नितिन गुलाटी जो इनका जूनियर JN था और ये AN था, इन 2 के साथ मारपीट की, बाकी किसी स्टाफ के साथ कोई मारपीट नहीं की। सिर्फ बात इतनी सी थी कि वहाँ बिजली की चोरियाँ होती है तो उसको रोकना इनका दायित्व बनता है, तो एक्शन साहब के आदेश से ही या ऊपर सीनियर अधिकारियों के, तो इन्होंने उनको मना किया कि इस तरह से भाई आप ये नहीं करेंगे। तो सिर्फ एक उनको बता देना एक AN का कर्तव्य है राजकार्य का कि आप चोरी रोकने का काम होता ही है, और उसके बाद में आके और इतना टेरर, और इनके खिलाफ तो एक केस क्या और भी केसेस दर्ज है पहले से ऑलरेडी उस पूरी गैंग के खिलाफ। वहाँ इनके खिलाफ कोई गवाह नहीं देता। पहली बार ये ऐसा हुआ कि इनके खिलाफ इतना मजबूती से लोगों ने आगे आके, और ये क्योंकि इसके अंदर सारे लोगों ने इनका साथ परिवारजन का दिया, सरकार ने साथ दिया, और आप ये देखिए कि MLA होते हुए इस तरह की हिमाकत करना और अत्याचार, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण बड़ी बात है। और सरकार ने ऐसे में, क्योंकि गोथवाल साहब सिस्टम के अगेंस्ट, तो सिस्टम के अगेंस्ट तो इसको नहीं कहेंगे,
सिस्टम के अगेंस्ट तो लड़ाई नहीं है, नहीं, लेकिन हाँ ये लड़ाई देखिए एक ना, ऐसी चीज के प्रति जिसमें मालती जी और मुकेश जी ने ये पूरा मोर्चा संभाले रखा हर्षाधिपति के लिए। लेकिन मालती जी, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ सरकार की तरफ से कितना सपोर्ट आपको मिला है अभी मौजूदा वक्त में, क्योंकि जब ये प्रकरण चल रहा है तो क्या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि जिसकी तरफ से आपको लगता हो कि हाँ सपोर्ट मिलता है? अब शायद जो सिस्टम एक तरीके से जिस वक्त एक बेरुखी जो थी वो कुछ कम हुई है, कुछ नजर आपको ऐसा आता है मालती जी? शायद जी, मुकेश जी बिल्कुल कुछ नहीं, कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा मुकेश जी आपके बिल्कुल पास। नहीं लगता मुझे ऐसा कि कुछ है। और इसमें कि एक जी 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 आप जो सरकार की बात कह रहे हो, जी सरकार की तरफ से पुलिस धौलपुर के एक एडिशनल एसपी हैं श्री कमल कुमार जी जांगीर, जी। उन्होंने काउंटर एफिडेविट फाइल किया है। अच्छा। उस काउंटर एफिडेविट में ये लिखा है कि इस केस के गवाहों को डराने धमकाने के संबंध में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस न्यायालय ने स्वीकार कर लिया, जो कि पूर्णतया निराधार झूठ और मिथ्या कथन है, क्योंकि उस केस की एफआर की प्रोटेस्ट पिटीशन पे सुनवाई के लिए आगामी 18 दिसंबर की तारीख माननीय अनुसूचित जाति जनजाति विशेष न्यायालय ने निर्धारित कर रखी है। ये ऐसा हमारे को सपोर्ट मिल रहा है कि एक जिम्मेदार अधिकारी, मैं नाम बता रहा हूं उसका, श्री कमल कुमार जी आरपीएस एडिशनल एसपी एडीएफ बाड़ी, उन्होंने काउंटर एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कह रहे हैं कि एफआर को मंजूर कर लिया है न्यायालय ने, स्वीकृत कर लिया है, जबकि नहीं। मैं दृढ़ता के साथ कह रहा हूं और सबूत के साथ बता सकता हूं कि उसमें आगामी तारीख 18 दिसंबर 2024 है सुनवाई की प्रोटेस्ट पिटीशन पेश करने के लिए। मुकेश जी, अब आगे क्या आप लोग की योजना है? कैसे आप लोग इस पूरे सफर को आप कैसे मुकाम तक पहुंचाएंगे? क्या आप लोग चाहते हैं, क्या पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा को सजा? की शुभकामनाओं के साथ और भारत के संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ जी, और बाबा साहब के द्वारा जो दिलवाई हमें शिक्षा है, और अनिल जी गोठवाल और हमारे और जो जितने साथी हैं, इन सब की शुभकामनाओं के साथ जी, इस प्रकरण को अंजाम तक ले जाने की कोशिश करेंगे विधिवत तरीके से। मालती जी, ठीक है, करना पड़े जी, कुछ भी करना पड़े। देखो, वैसे तो हिंसक तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक निवेदन और करना चाहता हूं एनडीटीवी के माध्यम से जी, सारे दर्शकों को, सारे श्रोताओं को। मैंने आरटीआई में राजस्थान विधानसभा से एक सवाल पूछा जी, कि इन विधायकों को जो आप शपथ दिलाते हो, उसमें ये कहते हैं कि आज मैं जिस पद को ग्रहण करने जा रहा हूं उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो मैंने कहा इन विधायकों के वो कर्तव्य और दायित्व क्या है जिनका ये निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे? क्या उसमें ऐसे दायित्व हैं कि सरकारी दफ्तरों में जाकर के मारपीट करें अधिकारी कर्मचारियों से? साहब, मैं हाथ जोड़ के बता रहा हूं, मेरे पास विधानसभा से कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपील पेश की फर्स्ट, उसमें कोई नहीं आया सूचना के अधिकार में। मैंने सेकंड अपील पेश की राज्य सूचना आयोग राजस्थान में, जिसको श्रीमान डीबी गुप्ता साहब मुख्य सूचना आयुक्त ने सुना, वहां से भी कुछ है ही नहीं कुछ। ये विधायकों का काम है दफ्तरों में जाना और अधिकारी कर्मचारियों को धमकाना, ये कर वो कर। तो ऊपर वाले अधिकारी क्या करेंगे? ये सिस्टम क्या करेगा? इतना बड़ा हमने प्रशासनिक अमला बना रखा है, चीफ सेक्रेटरी बैठा रखे हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठा रखे हैं। जी, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, और बिल्कुल ठीक बात है। ये सिस्टम ही तो है, इसी से तो अपेक्षा है, पूरी व्यवस्था ही। फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाला एक हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर को जाके डायरेक्शन देगा? बदतमीज कहीं का, अनपढ़ गंवार। शर्म नहीं आती है सिस्टम को? ऐसे लोगों को लेके घूम रहे हैं। और मैं तो साहब आपका गुस्सा, आप देखिए, ये जो एक आक्रोश है, जो एक गुस्सा है, ये इस बात को लेकर के भी है कि जो व्यवस्थाएं बनी हैं पूरे सिस्टम में, जिन लोगों की जिम्मेदारी है पीड़ितों को न्याय दिलवाना, कानून का पालन करवाए रखना, और इस तरह की घटना ना हो पाए समाज में, और कम से कम अगर हो जाए तो उनको बढ़ावा ना मिले, ऐसा ना लगे कि पूरा सिस्टम अपराधियों को सपोर्ट कर रहा है और पीड़ित को दबाया जा रहा है। जब ऐसी चीजें होती हैं तो फिर इस तरह का आक्रोश भी सामने। एक मुकदमा बाड़ी थाने में मलिंगा खिलाफ दर्ज है, 306/2024, एफआईआर नंबर बता रहा हूं। उसको नहीं बताया, काउंटर एफिडेविट में उसे छुपा लिया गया।
उसकी भी एफआईआर पेश कर तो दी। मैं वही कह रहा हूं कि जो मुकेश लोग जी, हैं ये- मालती जी, ऐसे तो बहुत सारी, ऐसे कितनी बार, ऐसे तो कई बार कोशिश तो हुई होगी आप लोगों को डराने की, धमकाने की, दबाव बनाने की, काउंटर एफआईआर करके, काउंटर एफिडेविट फाइल करके एक प्रेशर क्रिएट करने की। मालती जी, कैसे कानूनी प्रक्रिया के तहत आपने अब तक इस चीज को डील किया और अब आगे क्या योजना है आप लोग की? मालती जी, सर एक बार रिपीट कीजिएगा आवाज। मालती जी, मैं कह रहा हूं कि ये जो कोशिशें हैं आप लोगों को डराने की, प्रेशराइज करने की, आपके इस संघर्ष को यहीं तोड़ने की, ये जो बार बार कोशिशें 2.5 साल के अंदर हुई हैं, इसको कैसे आपने मैनेज किया और आगे अब क्या प्रोसेस, अब क्या योजना है आप लोग की, कैसे आप लोग इस पूरे सफर को मुकाम तक पहुंचाएंगे? सर डिटर्मिनेशन कहूंगी और एक विश्वास जुडिशरी में बाबा साहब ने हमें बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं कलम की ताकत दी है, जिसके बल पे लड़ेंगे और आगे लड़ेंगे। झुकना और डरना हमने सीखा नहीं है। और रही तो ये हमने लिखा है ना, मैं इस चीज को प्रचारित भी करती हूँ कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आवाज उठाइए, लड़िए, जब तक आप लड़ सकते हैं तब तक लड़िए। मालती जी, बस क्योंकि मैं एक सवाल और जैसे आपसे धीरे पूछूंगा, धीरे लोग कानून के केस के हिसाब से कि मजबूत कहाँ का कोई आपको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं पे आप भले उसको शेयर ना करें, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कहीं आपको लगता है कुछ और भी ऐसे एंगल्स हैं जहां पर आपको मजबूत करना पड़ेगा अपने केस को, अपराधी को सजा दिलवाने के लिए, या फिर आपका जो पूरा केस है आपके हिसाब से वो अपने आप में अभी पर्याप्त है? सुप्रीम कोर्ट के सामने जब सुनवाई होगी तो उसमें आप लोग के हिसाब से फैसला आ सके, उसके लिए क्या आपका केस जो है उतना, फाइल जो है आपकी मजबूती से तैयार है? बस हमारा बस एक ही इसमें मेरा एक ही चीज कहनी होगी कि सरकार जो अपना दायित्व है वो अच्छे से निभाए, क्योंकि उनका भी काम है कि जो भी सच है उसे सामने लेकर आए, छुपाए नहीं। वो अपराधी का साथ कैसे दे सकते हैं, वो झूठ कैसे बोल सकते हैं अपने एफिडेविट में कि इसके खिलाफ जो एफआईआर थी वो हो चुकी है। दिस इज अ पर्जरी सर। ये झूठ बोलना, गलत एफिडेविट देना, प्लस कि उसमें ये बोलते हैं कि हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है अगर आप उसे रिहा करते हैं तो, लेकिन उसमें विटनेस की प्रोटेक्शन की बात तो कहीं नहीं लिखी है, ना उसमें विक्टिम की प्रोटेक्शन की कहीं बात लिखी है कि कहीं डराएगा धमकाएगा नहीं, ये सब तो कहीं नहीं लिखा ठीक है। है, तो एक ठीक है। राज्य सरकार का एक दायित्व होता है, उसे अगर वो पूरी तरीके से निभाए तो वो भी हमारे थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। मैं पूरी उम्मीद हम लोग को है कि राज्य सरकार के तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारियों तक, तमाम जो संबंधित मंत्रालय में बैठे लोग हैं उन तक ये आवाज़ ज़रूर जा रही होगी कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी इस केस में नहीं निभा पा रहे। अगर ऐसा है तो आप लोग निभाइए। बहुत शुक्रिया मालती जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सब निश्चित रूप से बहुत ही भावुक होता है इस बारे में बात करना। गोथवाल साहब आपका भी शुक्रिया, लेकिन आप लोग मजबूती के साथ संघर्ष कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि ये बात सही प्लेटफॉर्म पर सही तरीके से, पुख्ता तरीके से रखी जा सके, इस पर चर्चा की जा सके। जुडिशरी पर भरोसा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर भरोसा और भरोसा इस देश की मिट्टी पर कि यहाँ पर न्याय मिलेगा। इस भरोसे के साथ ये सफ़र इन लोगों का जारी है पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए। NDTV पर आप देख रहे थे ये चर्चा जिसमें इस पूरे प्रकरण पर हमने बात की। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।